नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय समाज में बच्चों में देवत्व देखा जाता है, लेकिन हाल के दिनों में डिजिटलीकरण के इस युग में जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे बच्चों के प्रति होने वाले जो अपराध हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि देखी गई। हाल ही में हाईकोर्ट का एक निर्णय आया और उस निर्णय से सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट भी काफी सरप्राइज हुआ, काफी आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि ऐसी दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से, सामाजिक संज्ञानता के माध्यम से, कानूनी और ज्ञानशीलता के मिश्रण से इस दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के निर्णय से सुप्रीम कोर्ट क्यों आश्चर्यचकित होता है, इस पूरे विषय को आज हम समझेंगे। ये पूरा का पूरा विषय संबंधित है, जैसा कि आप देख सकते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से। तो क्या है हालिया मामला, इस पूरे मामले को हम पहले देखते हैं, किन बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम खबर को देखेंगे, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, क्या है वो याचिका जो दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, फिर क्या था मद्रास हाईकोर्ट का फैसला जिसके खिलाफ जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी। उस फैसले को भी समझेंगे कि उसको लेके विवाद क्यों हुआ, उसको लेके आपत्ति क्यों हुई, फिर क्या है कानूनी प्रावधान इस पूरे प्रक्रम को लेके, उसको भी देखेंगे। अंत में अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होती है, जिसका जवाब आपसे उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप देंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अलावा एथिक्स और साक्षात्कार के लिहाज से भी यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि प्रत्यक्ष रूप से हमसे आप जुड़ सकें। सबसे पहले बात खबर की कर लें तो खबर द इंडियन एक्सप्रेस की है, इज इट इलीगल टू वॉच चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सुप्रीम कोर्ट हियर्स पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर रहा है कि क्या ये इलीगल है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना। तो बात है यहां पर चर्चा क्यों हो रही है, इसको सबसे पहले हम सुन लेते हैं। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचता है और मद्रास हाईकोर्ट उस मामले में निर्णय देता है। निर्णय क्या देता है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफ है उसको देखने और डाउनलोड करने को यह अपराध नहीं माना, और इसको आधार मानते हुए जिस व्यक्ति को लेकर यहां पर मामला गया था उसको अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया। यह कहा गया कि उसके द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफ से रिलेटेड जो खंड था उसको देखने और डाउनलोड करने को, इस आधार पर उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता है, इस बात को क्राइम नहीं कहा जा सकता है। इसकी परमिशन जो पॉक्सो एक्ट 2012 और आईटी एक्ट 2000 है वो भी इसको अपराध नहीं मानता है। ऐसी व्याख्या माननीय हाईकोर्ट के द्वारा की गई। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अर्थात कुछ एनजीओ के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि ये जो निर्णय मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है वास्तव में ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक तरह से बढ़ावा देगा, और ऐसी दशा में जो बाल यौन अपराधों की दिशा में प्रयास हो रहे हैं कहीं ना कहीं उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई शुरू होती है, और सुप्रीम कोर्ट जब इस याचिका की सुनवाई कर रहा होता है उस दौरान 11 जनवरी को मद्रास हाईकोर्ट के जो आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया उस पर, और इसको काफी क्रूर आदेश माना। इस वजह से ये पूरा का पूरा मामला जो है वो थोड़ा सा विवादों में है, चर्चा में है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्या है वो पिटीशन, क्या है वो याचिका। दरअसल याचिका ये है कि 2 चाइल्ड वेलफेयर थे जो एनजीओ थे, जिनमें पहले एनजीओ का नाम है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, ये फरीदाबाद बेस्ड एनजीओ है, और बचपन बचाओ आंदोलन जो नई दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। इन दोनों एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हाईकोर्ट के, मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ। अब यहां पर मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला था, इस फैसले को इन एनजीओ की याचिका के माध्यम से उसमें यह आपत्ति जताई गई कि वास्तव में जो चाइल्ड वेलफेयर है, जो बाल कल्याण है, उस पर उनके इस फैसले से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को विचार करने की आवश्यकता है। इनकी तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे, जो इनके वकील थे एचएस फूलका जी, उनके द्वारा जो तर्क रखे गए उन तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और यह निर्णय दिया साथ में कि जो स्थापित कानून है, माननीय वकील साहब ने जो तर्क दिया, उन्होंने कहा कि इस दिशा में जो पहले से पूर्व स्थापित कानून है, चाहे वो पॉक्सो एक्ट 2012 हो या आईटी एक्ट 2000 हो, इन दोनों कानूनों में भी ऐसे प्रावधान हैं कि इसको अपराध मुक्त नहीं घोषित किया जा सकता है, या अपराध की श्रेणी में आता है। इनके तर्कों पर संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने और अगली तिथि 5 अप्रैल की निर्धारित कर दी, और साथ ही रोष व्यक्त किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये पूरा है मामला, ये पिटीशन और याचिका दाखिल की गई है। अब देखते हैं कि क्या है मद्रास हाईकोर्ट में, क्या वो निर्णय था और उसका आधार क्या था, उस आधार को भी देखना जरूरी है। अब देखिए, यहां पर हरीश
ए हरीश बनाम पुलिस निरीक्षक और अन्य मामला था। इस पूरे के पूरे इस जो मामला था जो हाईकोर्ट में गया था उसका ये शीर्षक है। इस शीर्षक के अंतर्गत जब सुनवाई हुई तो अमृतसर पुलिस स्टेशन था, उसके द्वारा पॉक्सो और आईटी अधिनियम के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। फिर यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है। तो मद्रास हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो आपराधिक कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है, अर्थात जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसको रद्द कर दिया जाए। अब हाईकोर्ट ने क्यों रद्द किया? तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000 है, उसकी धारा 67B और साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट अर्थात पॉक्सो 2012 की धारा 14(1) के तहत ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अब हाईकोर्ट ने किस आधार पर इसको देखा? तो देखिए, उन्होंने ये कहा कि जो इन दोनों प्रोविजंस में जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को अगर देखेंगे तो हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी इस प्रकार के कंटेंट को प्रकाशित करने, प्रसारित करने और बनाने पर सजा का प्रोविजन है, उसको डाउनलोड करने और देखने पर नहीं है। किस पे है? प्रकाशित करने पे, उसको प्रसारित करने पे और उसको बनाने पर सजा का प्रावधान है। 5 से 7 साल की कैद हो सकती है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और बच्चे को अगर अश्लील उद्देश्य से इस्तेमाल हम करते हैं तो 5 वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान यहां पर किया जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार इसको जब हम प्रकाशित करेंगे, इसको प्रसारित करेंगे या बनाएंगे तब है। इस आधार पर इन्होंने कहा कि यहां पर मामला अलग था। यहां पर यह था कि यहां पर उन्होंने उसको डाउनलोड किया लेकिन कभी उसको प्रकाशित नहीं किया, किसी को उसको सेंड नहीं किया या उसको कहीं शेयर नहीं किया, तो इस आधार पर इनको दोष देना, इनको सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन यहां पर इसमें कुछ त्रुटियां हुई, वो कौन सी त्रुटियां थी उसको हम आगे बताएंगे। साथ ही यहां पर यह कहा गया कोर्ट के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा, कि कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए और ये बात भी मेंशन की गई कि जो कोर्ट ने ये कहा कि जनरेशन जेड के जो लोग हैं वो इस प्रकार की जो पोर्नोग्राफी है उससे काफी एडिक्टेड हैं, उससे काफी ग्रसित हैं, जूझ रहे हैं। ऐसी दशा में ये एक विकृति है, इस विकृति में अगर दंड का प्रोविजन करेंगे तो सुधार नहीं हो सकता है। इसके लिए लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। अब यहां पर आप देखें, जो अलग अलग आप जनरेशन की बात हो रही है, जनरेशन जेड की बात हो रही है, तो आगे बढ़ने से पहले आप देख लें, दरअसल अलग अलग कालखंड के हिसाब से जनरेशन को संबोधित किया जाता है। जैसे 1901 से 27 के लोगों को ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है, 1928 से 1945 को साइलेंट जनरेशन कहा जाता है, 1946 से 64 के लोगों को वैसे ही बेबी बूमर कहा जाता है, 1965 से 1980 की अगर बात करें तो जनरेशन एक्स कहलाते हैं, 81 से 96 तक मिलेनियल्स कहलाते हैं, 97 से 2012 तक की जो जनरेशन है वो जनरेशन जेड कहलाती है, और 2013 से 2025 को जनरेशन अल्फा कहा जाता है। तो फिलहाल जिस जनरेशन की बात की गई है वो जनरेशन जेड की बात की गई है, जो 1997 से 2000 के बीच की के कालखंड को कवर करते हैं। तो इसी जनरेशन के लोगों में एडिक्शन से, पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से जूझने की बात कोर्ट के द्वारा कही गई है। साथ ही यहाँ पर केरल हाईकोर्ट के एक फैसले को भी इंगित किया गया है, उसको कहते हुए, उस पर भरोसा जताते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि प्राइवेट में इस प्रकार की सामग्री या साहित्य, जो केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर प्राइवेट में, अगर एकांत में आप इस प्रकार की सामग्री या साहित्य का इस्तेमाल करते हैं तो आईपीसी की धारा 292 के तहत यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसको भी मेंशन किया था हाईकोर्ट ने, इस पर भी भरोसा जताया था अपने फैसले के दौरान। साथ ही कानून में प्रयुक्त जो टर्म है, जो केरल हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया था, उसमें यह कहा गया था कि कानूनी रूप से इसमें कुछ ऐसे टर्म इस्तेमाल किए गए हैं जिन टर्मों में बहुत स्पष्टता नहीं है, तो ऐसी दशा में इस पर और ज्यादा स्पष्टता के साथ उसकी व्याख्या करने की जरूरत है, ताकि उसके आधार पर ठीक प्रकार से किसी को सजा दी जा सके या कैटेगराइज किया जा सके, वर्गीकृत किया जा सके। तो इसका भी संज्ञान लिया था हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में। अब ये बातें यहां तक थी, लेकिन अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर वास्तव में कानून क्या है उसको समझते हैं, फिर उसके आधार पर देखते हैं कि क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इनके प्रति रोष व्यक्त किया। तो देखिए, जब कानून की बात होगी तो केरल हाईकोर्ट ने पोर्न देखना अपराध नहीं है ऐसा कहा था, पर साथ ही उसने यह भी कहा था कि पोर्न देखना अपराध नहीं है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को उसने अलग किया था, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके केरल हाईकोर्ट भी गंभीर था। और क्यों गंभीर न हो, बच्चों से रिलेटेड अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से उसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तो इसलिए इस स्थिति को अलग केरल हाईकोर्ट ने भी बताया था और यह कहा था कि आईटी एक्ट की धारा 67 हो, चाहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित जितने भी कृत्य हैं, उसमें स्पष्ट रूप से बात कहा गया है कि आईटी एक्ट की धारा 67 में कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड
कोई भी कृत्य हो, उसमें यहाँ तक कि उस पोर्नोग्राफी को देखना भी सम्मिलित है, वो एक दंडनीय अपराध है, वो क्षमा करने लायक नहीं है। उसमें इसको देखना भी शामिल किया गया था और इसमें दंड की कुल 5 श्रेणियां निर्धारित की गई, 5 कैटेगरी डिवाइड की गई थी, जिसमें पहली कैटेगरी में यह कहा गया था कि बाल अश्लील सामग्री अर्थात जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप कहीं भी प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं या करवाते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आपको दंड का प्रावधान किया गया है। फिर दूसरी श्रेणी में कहा गया किसी भी प्रकार का टेक्स्ट या डिजिटल छवि आप बनाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी सामग्री को कलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, खोजते हैं, ब्राउज करते हैं या डाउनलोड करते हैं या उसके लिए विज्ञापन करते हैं, एडवर्टीजमेंट उसका हो रहा है, प्रचार करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं, उसको वितरित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको भी दूसरी श्रेणी के अंतर्गत इसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही तीसरी श्रेणी में कहा गया कि जो ऑनलाइन कंप्यूटर रिसोर्स है, उस रिसोर्स पर किसी भी प्रकार से बच्चों को अगर ऑनलाइन यौन कृत्य करने के लिए, इस प्रकार के सेक्सुअल एक्ट को करने के लिए अगर आप उनको बहलाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं या उनको कल्टीवेट करते हैं, उनको इस चीज के लिए तैयार करते हैं, तो भी आपके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही चौथे और पांचवें श्रेणी में बच्चों के साथ अगर ऑनलाइन दुर्व्यवहार को किसी भी प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है या बच्चों के साथ स्पष्ट यौन एक्ट से संबंधित दूसरे दुर्व्यवहार को किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भी इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि इन एक्ट्स में, इन दोनों ही एक्ट्स में जो पोर्नोग्राफी है उससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बिल्कुल अलग किया गया और इसको गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया। दरअसल पोर्नोग्राफी होती क्या है, तो आपको बता दें कि जो पॉक्सो एक्ट था, बेसिकली पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को भारत में लागू हुआ था। यह 1992 के जो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का जो कन्वेंशन हुआ था, उस पर भारत का अनुसमर्थन करने के लिहाज से इसको लागू किया गया था और पॉक्सो के अंतर्गत सुधार भी हुए। 2019 में इसमें संशोधन किया गया और 2020 में पॉक्सो 2020 को भी फिर से अधिसूचित किया गया। और इसके अंतर्गत क्या होता है, तो 18 वर्ष से कम आयु की जितने भी लोग होते हैं उनको बच्चों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो 18 वर्ष से कम के जितने भी लोग होंगे वो इसके अंतर्गत बच्चे माने जाएंगे और इनसे संबंधित कोई भी यौन गतिविधि है, उसको कोई भी सेक्सुअल एक्ट है, उसको अगर न्यूड कंटेंट दिखाया जा रहा है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अनफॉर्मेट पे ये चीजें फैलाई जा रही हैं, तो उसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। हालिया संशोधन के बाद तो इसके लिए भारी दंड की व्यवस्था क्या मृत्यु दंड तक का प्रोविजन किया गया, उसमें भारी जुर्माने की बात की गई। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अर्थात पॉक्सो एक्ट 2012 के माध्यम से ये सारे प्रोविजन किए गए। साथ ही आईटी एक्ट 2000 में भी इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसके माध्यम से समाज में बच्चों के प्रति होने वाले इस दुर्व्यवहार को समाप्त किया जा सके। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोष व्यक्त किया और इस पर सुनवाई जारी है। 5 अप्रैल की नेक्स्ट डेट पड़ी है, लेकिन शुरुआती रुझानों से यह स्पष्ट है कि इन दोनों में डिफरेंस करना आवश्यक है और समाज से इस कुरीति को मिटाने की दिशा में निसंदेह सुप्रीम कोर्ट सही जजमेंट देगा। अब देखें, इससे पहले कि हम अपने अंतिम सेगमेंट प्रश्न की तरफ चलें, आपको बता दें कि होली में अपनी तैयारी को रंगों से आप भर सकते हैं हमारी आकर्षक छूट के साथ। दृष्टि आईएएस परिवार की तरफ से आपको 50% तक की छूट दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें आईएएस-जीएस फाउंडेशन कोर्स पे भी आपको 40% की छूट मिल रही है। 21 से 24 मार्च तक ये भारी छूट का लाभ आप ले सकते हैं और अपनी होली को रंगों से भरने के साथ साथ अपने सपनों में भी रंग भर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इससे संबंधित और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अंत में हम चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने है कि निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर 2019 को लागू हुआ पहला कथन है। दूसरा है यह 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर भारत के अनुसमर्थन के रूप में अधिसूचित किया गया। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है संदर्भ समझ में आया होगा। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।